नमस्कार। द लीगल इंडियन के इस एपिसोड में आप सारे लोगों का फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक अलग टॉपिक, इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो माननीय दिल्ली हाई कोर्ट में रिसेंटली एक रिट पिटीशन के द्वारा पूछा गया है, फाइल किया गया है। और इस विषय पे क्या पहले के लॉ हैं और किस तरीके के आर्गुमेंट्स हुए हैं कोर्ट में, उस पे आज हम बात करने वाले हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि वेदर पेरेंट्स ऑफ ए डिसीज्ड unmarried man have right over his preserved sperm or not। काफी इंटरेस्टिंग सवाल। कुछ दिनों पहले माननीय दिल्ली हाई कोर्ट में एक पिटीशन फाइल किया गया, रिट फाइल किया गया, और उस केस का नाम है गुरविंदर सिंह वर्सेस GNCT एंड अदर्स, रिट पिटीशन 151502021। इस पार्टिकुलर केस में क्या फैक्ट्स है, इसको जानने का हम प्रयास करते हैं। इसमें एक 30 वर्ष का एक व्यक्ति है जो कैंसर से पीड़ित है और डॉक्टर ये कह रहा है कि हो सकता है कि कैंसर के ट्रीटमेंट में यदि ट्रीटमेंट किया गया तो शायद कि आगे कभी बच्चा पैदा नहीं कर पाए, और यही कारण था कि उनके स्पर्म को पहले ही प्रिजर्व कर दिया गया। गंगाराम अस्पताल की बात है। और उसके बाद जब प्रोसेस आगे बढ़ा, उसकी डेथ हो जाती है। द पिटिशनर्स लॉस्ट देयर 30 ईयर सन टू कैंसर। उसके माँ बाप जाते हैं अस्पताल में कि भाई बच्चे तो मर गए, अब ऐसा है कि तुमने उसका जो स्पर्म रखा था वो मुझे दे दो। अस्पताल वालों ने रिफ्यूज कर दिया कि नहीं देंगे। उसने पूछा कि क्यों नहीं दोगे? बोला कि आपने तो दिया नहीं था स्पर्म, स्पर्म तो आपके बेटे ने दिया था, तो आपको क्यों दूं? और इस वजह से ये दिल्ली हाई कोर्ट आ गए। तो देखते हैं क्या है फैक्ट्स और क्या है इनका कंटेंशन, उसको समझने का प्रयास करते हैं। क्या आर्गुमेंट्स है उसको भी समझने का प्रयास करते हैं। द पिटिशनर्स लॉस्ट देयर 30 ईयर सन टू कैंसर। द पेरेंट्स ऑफ डिसीज अनमैरिड यंग मैन have sought a direction upon the Gangaram Hospital to release their dead son's frozen sperm sample to them। कहा कि वो सैंपल मुझे दे दिया जाए। आर्गुमेंट्स क्या है इसको समझने का प्रयास करते हैं। जो पिटिशनर हैं वो कह रहे हैं कि फॉलोइंग द अनफॉर्चुनेट डिमाइस ऑफ देयर सन, दे आर द सोल क्लेमेंट ओवर हिज रिमेनिंग बॉडली एसेट्स एंड द हॉस्पिटल्स एक्शन ऑफ डिनाइंग देम एक्सेस टू द सीमेन सैंपल इज वायलेटिव ऑफ देयर राइट्स। बोल रहा है कि जब उसका बच्चा मर गया तो उसके बॉडली एसेट पे जो अधिकार है उसके माँ बाप का है, और वो अनमैरिड था, उसका कोई और है नहीं, तो इसीलिए उसके माँ बाप को वो स्पर्म का जो सैंपल है वो दे दिया जाए। लीगल क्वेश्चन जो यहाँ क्वेश्चन ऑफ लॉ है वो निकल करके ये आ रहा है कि हु हैज द लीगल राइट्स ओवर एन अनमैरिड डिसीज्ड मैन्स स्पर्म सैंपल। किसका अधिकार है? आगे देखते हैं कि आखिर क्या काउंटर आर्गुमेंट्स हुए हैं, किस तरीके की बातें हुई है, उसको समझते हैं। लेकिन उससे पहले एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल, यदि आप में से वैसे लोग जो लॉ को जानने की इच्छा रखते हैं, उसके लिए सवाल बहुत महत्वपूर्ण होगा। सबसे पहले मैंने ये कहा था कि पिटिशनर्स जो हैं वो रिट पिटीशन में हाईकोर्ट गए हैं। मतलब ये हुआ कि रिट पिटीशन में हाईकोर्ट यदि गए हैं तो जाहिर सी बात है कि सामने वाला जो पार्टी है वो स्टेट होना चाहिए, तभी आप रिट पिटीशन कर सकते हैं। मतलब ये हुआ कि यदि आर्टिकल 226 के अंदर यदि आप जा रहे हैं तो स्टेट के अगेंस्ट ही जाएंगे। लेकिन यहाँ पे तो जो अस्पताल है गंगाराम अस्पताल वो प्राइवेट अस्पताल है, तो प्राइवेट अस्पताल के अगेंस्ट कैसे जाएगा? सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है लीगल क्वेश्चन कि प्राइवेट हॉस्पिटल के अगेंस्ट रिट लाई कैसे करेगा। तो उसके लिए ये जजमेंट इन्होंने कोर्ट करा और कहा कि ये जो संजीव गुलाटी वर्सेस गंगाराम हॉस्पिटल का ही जजमेंट है 2005 का, और ये साइटेशन है, आप चाहें तो देख लेंगे। इसमें स्टेट के डेफिनेशन को वाइड कर दिया गया है कोर्ट के द्वारा। इसमें स्टेट के डेफिनेशंस को बहुत वाइड किया गया है और वैसे अस्पताल जो पब्लिक फंक्शन कर रहे हैं उसको इंक्लूड कर दिया है स्टेट के दायरे में। और इसमें कहा गया कि एन एग्रीव्ड पर्सन मे अप्रोच अ कोर्ट अंडर आर्टिकल 226 अगेंस्ट प्राइवेट बॉडीज दैट एक्सरसाइज पब्लिक फंक्शन एंड is not a state under Article 12 of the Constitution of India
इफ देयर इज अ पब्लिक लॉ एलिमेंट इन्वॉल्व। बोल रहा है कि देखो ये बात सही है कि वो प्राइवेट अस्पताल है, लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो पब्लिक नेचर है, पब्लिक लॉ का एलिमेंट इसमें इन्वॉल्व है, और यदि ऐसा है तो फॉर दिस पर्पस हम इस प्राइवेट अस्पताल को भी स्टेट ही मानेंगे फॉर द पर्पस ऑफ दिस केस। तो ये तो क्लियर हो गया कि भाई अब ये डाउट नहीं है कि आप गंगाराम अस्पताल के अगेंस्ट नहीं जा सकते, क्योंकि इस पार्टिकुलर जजमेंट से ये क्लियर हो गया कि वैसा हॉस्पिटल जो पब्लिक फंक्शन कर रहा है और जहां पे क्वेश्चन ऑफ लॉ जो है वो पब्लिक इन नेचर है, वहां पे हम किसी प्राइवेट बॉडी को भी हम स्टेट बना सकते हैं। ये तो क्लियर हो गया। आगे हम बात करते हैं कि आगे क्या है। आर्गुमेंट क्या है भाई, दूसरे पार्टी का क्या आर्गुमेंट है, हॉस्पिटल का क्या आर्गुमेंट है, आखिर अस्पताल वालों ने क्यों मना कर दिया, क्या रीजन था इसके पीछे, इसको भी समझने का प्रयास करते हैं। तो अस्पताल वाले कह रहे हैं कि देखो ऐसा है कि हॉस्पिटल्स आर अलाउड टू कलेक्ट एंड प्रिजर्व स्पर्म विद द परमिशन ऑफ अ लिविंग पर्सन। भाई आपका बेटा जब जिंदा था तो मैंने उससे परमिशन लिया, वो परमिशन दे दिया, इसीलिए आपके बेटे का स्पर्म को मैंने प्रिजर्व कर दिया। परमिशन किसका है, आपके बेटे का है जो एक मेजर है, 30 साल का है। बट द लीगल राइट्स चेंज आफ्टर द पर्सन इज डेड। लेकिन अब आज की परिस्थिति क्या है, आज की बात करें तो बंदा अब जीवित नहीं है, तो जो परमिशन दिया था स्पर्म रखने का, प्रिजर्व करने का, वो है नहीं। तो फिर आपके परमिशन से हम कैसे दे दें आपको, आप मांग रहे हो मैं कैसे दे दूं, अब तो पर्सन है ही नहीं, तो मैं नहीं दूंगा। आगे फिर बात होती है और उसके वकील साहब, हॉस्पिटल के वकील साहब कहते हैं कि भाई कोई यूनिवर्सल गाइडलाइन इस मैटर पे नहीं है, ना तो माननीय हाईकोर्ट का है, ना तो माननीय सुप्रीम कोर्ट का है, और इसीलिए मैं नहीं दे रहा। फिर एक केस को साइड करते हैं, ये अस्पताल के जो वकील साहब हैं, देखिए किस तरीके से लॉ की जो टेक्निकलिटीज है उसको समझिए, किस तरीके से केसेस पे रिलाई किया जाता है। मैं कई बार बोलता हूं अपने स्टूडेंट को कि वी फॉलो एडवर्सेरियल सिस्टम, जहां पे हमें प्रेसिडेंट को ध्यान में रख करके आगे केस की कार्रवाई करनी होती है, और ये सब जो केसेस साइट हो रहे हैं ये प्रेसिडेंट है, माननीय सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के द्वारा दिए गए जजमेंट्स हैं। अब हॉस्पिटल के जो वकील हैं वो इस केस पे रिलाई कर रहे हैं, अशोक कुमार चटर्जी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है। इस केस में क्या हुआ, इस केस में भी सिमिलर तरीके का केस था। द पिटिशनर दैट इज फादर डज नॉट हैव एनी फंडामेंटल राइट्स टू सच परमिशन merely by dint of his father son relationship with the deceased। इसमें भी सेम तरीके की चीजें हुई थी, और इसमें फादर अप्रोच किया कोर्ट को और कहा कि हमें अपने बेटे का स्पर्म चाहिए, क्यों, क्योंकि वो डेथ हो गया उसका, मुझे आगे उसको ले जाना है, आगे उसके वंश को बढ़ाना है, इसलिए उसका स्पर्म चाहिए, आप दे दो। इस पर्टिकुलर केस में कोर्ट ने उसके फादर को स्पर्म देने से इनकार कर दिया था और कहा था कि आपका ये फंडामेंटल राइट नहीं है, ये आपके बेटे का जरूर था लेकिन वो तो रहा नहीं। अब जब नहीं रहा तो आपका फंडामेंटल राइट है क्या, नहीं, आंसर इज नो। कोर्ट ने कहा नहीं है। तो इस पर्टिकुलर केस पे रिलाई किया, और उसके बाद जो अस्पताल के वकील साहब थे उन्होंने कहा देखो जी इसमें भी तो ऐसा ही हुआ है। चलिए और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या काउंटर आर्गुमेंट होता है। काउंटर आर्गुमेंट हुआ, फिर जो पिटिशनर के वकील थे वो कह रहे हैं कि देखो ये जो केस आप साइड कर रहे हो ना, मैं समझ रहा हूं केस को, डिसीजन आया था, लेकिन इस पार्टिकुलर केस में एक डिफरेंस था और एज इट इज इसीलिए वो इस पार्टिकुलर केस में लागू नहीं हो सकता। बोल रहा है कि अशोक कुमार चटर्जी वाले केस में द डिसीज वाज मैरिड, जिसकी डेथ हुई थी उसकी शादी हो रखी थी और उसकी वाइफ थी। तो यहीं पे कहा जा रहा है कि द डिसीज वाज मैरिड बट इन द प्रेजेंट केस द डिसीज वाज अनमैरिड विथ नो अदर लीगल हेयर्स। तो अशोक कुमार वाले केस में कोर्ट ने यह कहा कि बाप का नहीं होता, फादर का नहीं होता, लेकिन वाइफ का होता है, वाइफ चाहे तो वाइफ स्पर्म को ले सकती है। तो इसमें मैरिड था इसलिए वाइफ आ गई थी, लेकिन ये जो दिल्ली हाईकोर्ट में फाइल किया गया ये तो अलग है, क्योंकि यहाँ तो अनमैरिड पर्सन की बात हो रही है, अनमैरिड मैन की बात हो रही है, तो यहाँ तो वाइफ पिक्चर में है नहीं। जब वाइफ ही नहीं है तो भाई फादर को दे दो कम से कम। तो फिर से काउंटर आर्गुमेंट जब हुआ तो फिर से एक कंफ्यूजन बना ही रहा कि हाँ इस केस में लग रहा है कुछ ना कुछ दम है, और इसीलिए माननीय दिल्ली हाई कोर्ट ने नोटिस इशू किया दिल्ली
का जो हेल्थ डिपार्टमेंट है उनके ऑफिसर्स को और कहा कि आप मुझे जवाब दीजिए, और अगले डेट शायद 13 मई को इस डेट की सुनवाई होनी है, इस केस की सुनवाई होनी है। आगे देखना है कि आखिर इसमें क्या डिसीजन आता है, किस तरीके के आर्गुमेंट्स लिए जाते हैं और माननीय हाईकोर्ट क्या डिसीजन देती है। बड़ा इंटरेस्टिंग है, आप लोग जरूर ट्रैक करेंगे, मैं भी ट्रैक करूंगा, और जब भी अगला हियरिंग होगा, जो भी डिसीजन आएगा, मैं जरूर आपको बताने का प्रयास करूंगा। आशा करता हूं कि इस छोटी सी जानकारी से आप जरूर कुछ ना कुछ नया सीखे होंगे। यदि ऐसा है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और इसी तरीके के जो वीडियोस हैं मैं लगातार पोस्ट करते रहता हूं। यदि आप लगातार इस चैनल को देखेंगे तो जाहिर सी बात है कुछ समय में आपका लीगल लिटरेसी, जाहिर सी बात है, उसमें इजाफा होगा। एक और बात, वैसे स्टूडेंट्स जो लॉ की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, उसके लिए हमारा ऑनलाइन कोर्स भी है। आप चाहें तो हमारा एप्लीकेशन द लीगल इंडियन एप्लीकेशन डाउनलोड करके वहाँ पे कोर्सेज को देख सकते हैं। यदि कोई परेशानी आ जाए तो ये जो नंबर है, हेल्पलाइन नंबर, उसमें बात करके आप अपना जो भी डाउट है उसको दर्ज करा सकते हैं। आपको ज़रूर कुछ ना कुछ हेल्प किया जाएगा। चलिए फिर से मिलते हैं किसी और टॉपिक में, तब तक के लिए नमस्कार।